हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं ज्ञान श्री। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हम अपने अतीत को कैसे जानें। और हम इतिहास के माध्यम से हम जानेंगे हम अपना अतीत। इतिहास हमारा अतीत को बताता है। इतिहास जो है वो हम लोगों का अतीत को बताता है। तो इतिहास ये ऑल ओवर पढ़ने से पहले हम इतिहास की पृष्ठभूमि को जानेंगे, अर्थात उनकी बुनियादी बातों को समझेंगे। इतिहास पढ़ने से पहले हम इतिहास की पृष्ठभूमि को जानेंगे, अर्थात उनकी बुनियादी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो हम अपना अतीत को कैसे जानें, इनके जानने के स्रोत क्या हैं। वही अतीत को जानने के जो स्रोत हैं, तो हम इतिहास से हमारी अतीत की जानकारी मिलती है। तो हमारे इतिहासकारों ने लेखों, अभिलेखों के माध्यमों के द्वारा, उनके स्रोतों के द्वारा हमें अतीत की जानकारी देते हैं। आज आप जानते हैं कि दुनिया एक वैश्विक गांव हो गई है। डिजिटल युग में हम लोग जी रहे हैं। जो स्थानीय है वह सार्वभौम है, जो सार्वभौम है वह स्थानीय है। तो एक दो दिनों के पिछली घटनाओं को हम समाचार पत्रों, टीवी चैनलों के माध्यमों से हम उनको प्राप्त कर लेते हैं। 10 या 20 साल पहले की बातों को, घटनाओं को हमारे माता पिता, गुरुजन हमें बता देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि हजारों वर्ष पहले जो घटनाएं घटी, जो सभ्यताओं का विकास हुआ, तो उनके बारे में हम कैसे जानें। तो उन्हीं साधनों, स्रोतों के माध्यम से हमारा इतिहास हमें अतीत की जानकारी देता है। तो यहाँ तक समझ गए। चलिए, इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। इतिहास का संबंध हमारे उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। एक वह काल है जिसकी जानकारी हमें पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती, बल्कि ज़मीन की खुदाई के द्वारा अवशेषों, अभिलेखों, सिक्कों में मिलती है। जैसे कि हमारे पुरातत्ववेताओं ने जब खुदाई की तो कुछ साक्ष्य मिले हैं जो लिखित रूप में नहीं था, अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों में मिलती है। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। दोस्तों, यह काल जो है हम लोग का पूर्व ऐतिहासिक काल कहलाता है। उदाहरण, कबायलीय या जनजातीय समाज जो आज इस 21वीं सदी में भी हमारे साथ, हमारे बीच जी रहे हैं, अपनी गतिविधि को संचालित रखे हुए हैं, इनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया। यहाँ देखिए, कबायलीय जनजातीय समाज जो है, इनका इतिहास कभी लिखा नहीं गया। इनके किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाजों, पर्व त्योहारों के माध्यम से, के स्रोतों के अनुसार हमारे इतिहासकार या हम अपनी गतिविधि, इनकी गतिविधियों को देखकर यह कहते हैं कि ये समाज, जनजातीय समाज जो है, ये पूर्व ऐतिहासिक काल के समयों के लोग हैं, ऐसा मानना है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसी में हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में, कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, साथ मिलकर रहना आरंभ किया, जीवन की
ज़रूरतों को कैसे उन्होंने पूरा किया, शिकार करना सीखा, कंदमूलों को इकट्ठा करके भोजन पाया, खेती बाड़ी का गुण सीखा, गुफाओं से घरों में रहना कैसे सीखे, कपड़े पहनना कैसे सीखे, आग का आविष्कार उन्होंने कैसे किया, अपनी मूल बुनियादी चीज़ों को लेकर उन्होंने आग का आविष्कार किया। औजार हथियार, पत्थरों के औजार और हथियार बनाने सीखे, सवारी का उपयोग उन्होंने सीखा, व्यापार, मुद्रा का उपयोग, राज्य और साम्राज्य चलाने के लिए राजनीतिक गतिविधियों को उन्होंने सीखा। तो इसी तरह क्रमिक रूप से कालक्रम चलता रहा। जब कोई ऐसी घटना हुई होगी, अभी तक तो साक्ष्य पूरे नहीं मिले हैं, लेकिन कोई ऐसी भौगोलिक घटना हुई होगी परिस्थिति के अनुसार कि ये लुप्त हो गए, उत्थान जो था इनका फिर पतन हो गया। उत्थान और पतन इतिहास से प्राप्त करते हैं, तो इनका जो क्रमिक रूप है उससे लेकर इनके पतन तक के हमारे इतिहासकारों ने इन्हीं साक्ष्य स्रोतों के आधार पे हमें अतीत की जानकारी दिए हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम चलते हैं सभ्यता के विकास में भौगोलिक परिस्थितियाँ। कोई भी सभ्यता अभी तक जो देखी गई हैं, वहाँ पाया गया है कि सभ्यताओं में पर्यावरण का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे नदियों के किनारे सभ्यताओं के विकास होने के कारण वहाँ उनके बसाव थे, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका वेशभूषा पर्यावरण की दृष्टि से को प्रभावित करते हैं। कभी आपने सोचा है कि इन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही क्यों हुआ? तो हम समझ सकते हैं कि नदियों के किनारे उनका बसाव होने का एक कारण ये है कि अत्यधिक भूमि उपजाऊ होने के कारण यात्राओं के साधन हो, नदियों के मार्गों द्वारा साधन होने के कारण इन्होंने वहाँ रहना प्रारंभ किया। चलिए उसके बाद आते हैं इतिहास का कालक्रम। तो इतिहास जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हमारे इतिहासकारों ने इन्हें कालक्रम खंडों में बांटा है। जैसे पहला है, हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ेंगे आरंभिक सभ्यता। जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता या उनकी संस्कृति। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल या वैदिक युग, उस वे युग जिसमें वेदों की रचनाएं हुई। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। आगे चलिए, भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन में प्रगति का स्वरूप, बौद्ध और जैन धर्म कैसे बिहार में और यूपी के क्षेत्रों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति होती है, संबंध में नई विचारधारा उत्पन्न हुई जिसका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों में भी पड़ा। चलिए हम लोग 8वें नंबर पे आएंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियां। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य का पतन, मौर्य साम्राज्य का पतन पढ़ेंगे। और मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद जितने रियासतें थीं वो छोटी छोटी राज्यों में बंट गईं और इन राज्यों को संचालन करने के लिए विदेशी मूल के नागरिकों ने चलाया।
और इन पर शासन किया। इन सभी स्रोतों को जानने के बाद हमें अतीत की जानकारी अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है। तो ऑल ओवर हम लोगों ने फ्रेंड्स देखा, ये पूरा इतिहास का पृष्ठभूमि की सिनेरियो है, और मैं आशा करता हूँ कि सभी समझे होंगे, पढ़े होंगे। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।